जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी लेक्चरर, केवीएस, एनबीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगी। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियोज़, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मैट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मैं कहीं स्मॉल एम लिख रहा हूं तो आपको समझना है कि मैं बताने जा रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और अगर कहीं स्मॉल एन लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर हम बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। मतलब अगर एम लिखा गया तो किसी आव्यूह के अंदर कितनी पंक्तियाँ हैं उसको हम बता रहे हैं, और अगर कहीं स्मॉल एन लिखते हैं तो ये बताएगा किसी आव्यूह के अंदर कितने स्तंभ हैं। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए आपको ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, यानी m लेस देन n होता है। मतलब ये कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितने रोज हैं, 1 2, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। आप देख सकते हैं 2 जो है वो लेस देन 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम है। तो अगर कहीं पर कोई मैट्रिक्स आपको दिखे जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो मैट्रिक्स आपकी होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होती है वो चपटी होती है, इसकी चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल की क्या होगी? चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, सेकंड टाइप आपका आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। यम ग्रेटर देन एन होता है। मतलब इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता था 1 4 2 5 3 6। आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 तीन पंक्तियाँ हैं और इसमें 2 स्तंभ हैं। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जो है 2 से बड़ा है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी है। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिखे जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना? क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। इसमें चौड़ाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में आपका आता है रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ दिखाई दें। मतलब ये इस मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन ये होती है कि जो m है इसकी वैल्यू 1 रहनी चाहिए। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये कि मैं कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति है। इसमें क्या है? केवल एक ही पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 5। मतलब ऐसा कोई आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ एक हो सकते हैं, भाई ये भी तो एक मैट्रिक्स हो सकता है ना? इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। अगर कोई आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ एक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पंक्तियां एक है तो उस आव्यूह को हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स। आई बात समझ में? इसके लिए कंडीशन है m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब एक ही रो होना चाहिए। नेक्स्ट में आपका आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होगा। इसमें n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, m की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4, है ना? ऐसा लिख दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है, पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4,
यानी इस मैट्रिक्स का आर्डर हो गया 4x1। बात समझ में आ रही है? इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो गया 4x1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। रो तो एक से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? इसके लिए कंडीशन है कि m और n इन दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिख दिया 1, जैसे मैंने लिख दिया 2, है ना। यहाँ पर ये मैट्रिक्स ये सिंगलटन मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। इसका आर्डर क्या है, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, आर्डर 1x1, आर्डर 1x1। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको मिले जिसमें पंक्तियां भी एक हो और स्तंभ भी एक हो, है ना, एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। आपने सिंगलटन सेट पढ़ा होगा। सिंगलटन सेट में क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है ना। तो ऐसे ही सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर हो, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उस मैट्रिक्स को, उस आव्यूह को हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसकी बात करें, इसमें 1 2 दो पंक्ति है और 1 2 दो ही स्तंभ है, तो इसका आर्डर हो गया 2x2। मतलब जिसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल हों, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैं 3x3 का भी लिख सकता हूँ। ठीक, ये 3x3 का हो गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स हो जिसमें क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के हो, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। इसको हम लोग नल भी बोलते हैं, इसको हम लोग वाइड भी बोलते हैं। मैट्रिक्स सिंपल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पहली बात तो m इक्वल टू n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या हों, सारे एलिमेंट जीरो हों। ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप 3x3 का भी जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हो। ये हो गया 3x3 का जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, उसको हम बोलेंगे क्या, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ठीक है। नेक्स्ट में आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी वर्ग आप भी होता है। और इसमें क्या होता है, केवल डायगोनल के ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप देख सकते हैं केवल डायगोनल के ही एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, केवल विकर्ण के अवयव हों, बाकी सारे अवयव क्या हों, जीरो हों, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर हम इसको मैट्रिक्स ए मान लें तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3, यही आ गया कितना, 6। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। तो अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके डिटरमिनेंट के, उसके डायगोनल के एलिमेंट का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल डायगोनल के एलिमेंट दिए गए हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें इक्वल होंगे।
ये मैट्रिक्स कैसा होता है? इस मैट्रिक्स की खास बात यह है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 अलग अलग थे, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। मतलब यहाँ जो एलिमेंट रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, वही यहाँ भी रहेगा। मतलब डायगोनल के एलिमेंट अगर इक्वल हों और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हों, बाकी सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी डिटरमिनेंट वैसे निकालते हैं जैसे इसका निकाले थे। आप इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है ना, आई बात समझ में? अच्छा, क्या स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल भाई, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। और स्केलर में वही तो होता है, केवल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। बस फर्क ये है कि डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसमें इक्वल नहीं होते। ठीक है, इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, आइडेंटिटी बोले या यूनिट बोले, दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक है, तो लिख ही देता हूँ मैं, इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ख़ास बात ये होती है कि इसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट ही होंगे, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट में आप किसी और नंबर को नहीं रख सकते, केवल 1 को रखेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट केवल 1 हो, 1 के अलावा और कोई ना हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आप देखो, स्केलर में क्या होता है? सारे एलिमेंट डायगोनल के इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मतलब केवल डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यहाँ 1 2 3 है, बाकी सब जीरो। यहाँ 2 2 2 है, यहाँ बाकी सब जीरो है। यहाँ 1 1 1 होगा, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, तो अगर केवल 1 1 आता है तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। 1 के अलावा कोई और आता, 2 2 3 3 4 4, तो उसको बोलते हैं स्केलर। और अगर इक्वल ना आता तो उसको बोलते हैं डायगोनल। तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है भाई। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल है, 1 1 1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है। जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इसके अगर आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो 1 1 1 तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल के एलिमेंट केवल 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है और क्वेश्चन ये होता है, कह देता है बताइए नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य हो सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n² माइनस n, वेयर n क्या है? n है आर्डर, मैट्रिक्स का आर्डर। जैसे ये मैट्रिक्स आपका क्या है? ये मैट्रिक्स, इसमें 1 2 3 पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ है, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर हो गया 3x3। क्या हो गया? 3x3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 3। तो अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिया जाए, उसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने जीरो होंगे, तो आप फार्मूला लगाओगे n² माइनस n। मतलब n क्या है? उस मैट्रिक्स का आर्डर है। तो इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ तो 3² माइनस क्या? 3, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 3 निकल गया, कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब कि इस डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे। और आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से आप किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो हैं उनको आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कह दिया कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो 2 है, किसी मैट्रिक्स का आर्डर 2 है और वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप बताओ उसमें कितने जीरो होंगे। तो आप फार्मूला लगाओगे 2² माइनस 2 कर दोगे, यानी कि क्या आ जाएगा?
4 माइनस 2 इसका मतलब आ गया 2। उस मैट्रिक्स में 2 जीरो होंगे तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, वो मैट्रिक्स ऐसी होगी 1 0 0 2। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और इसमें 1 और 2 2 जीरो हो गए। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप ध्यान में रखोगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ इन ये डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो भागों में बांटा गया, एक है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होंगी। दूसरी बात, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन होती है कि इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण है 1 5 9, यही तो होगा इसका विकर्ण, इसका डायगोनल यही होगा। विकर्ण के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यानी कि 4 7 8 की जगह पर अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों बन गया अपर ट्रायंगुलर, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि ऊपर से एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे, आप इसको ऐसे मिला दो ऐसे, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर इसका उल्टा हो जाएगा भैया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स को हम ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 कर दिया। ये हो गया इसका मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक आपको ट्रायंगल मिलेगा, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल आपको मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों क्यों अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो इस मैट्रिक्स का जो बेस है वो 1 2 3 है, इसका बेस है 3 5 6। तो अगर इसका बेस ऊपर रहेगा तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर इसका बेस नीचे रहेगा तो बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में बस फर्क इतना है कि अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं और लोअर में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना जैसे इसका निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देना। 1 4 6 आंसर आएगा 24। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। 1 5 9 का मल्टीप्लाई कर दो 45 आ जाएगा, वही इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। इसका 1 4 6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 24, यही इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक, एक बात और आपसे पूछ लेता है कभी कभी, कहता है नंबर ऑफ मिनिमम zeros in a triangular matrix। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने ज़ीरो होंगे, कम से कम कितने ज़ीरो होंगे। तो इसका फार्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, उसमें आप बता सकते हो कि कम से कम कितने ज़ीरो होंगे, कम से कम कितने ज़ीरो होंगे। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स आपकी 3x3 की है। इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स आपकी 3x3 की है। n क्या है, n तो मैट्रिक्स का आर्डर है,
3 क्रॉस 3 का है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर 2 क्रॉस 2 का होता तो n इक्वल टू 2 हो जाता। तो यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, 3 इंटू 3 माइनस 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ गया 3 आ गया। और आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में कितने जीरो हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3। तो अगर कोई ऑर्डर 3 का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस है ना, नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाए तो n इक्वल टू 2 रखोगे, 4 क्रॉस 4 का आ जाए तो n इक्वल टू 4 रखोगे, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप किसी भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ये, मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे निकालते हो। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि ए जो है ना वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3, 2 4 5 मान लो, 3 5 8, मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ और वापस मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाए तो मैं कह दूंगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है, पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 1 2 3, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 2 4 5, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 3 5 8। आप देख पा रहे होंगे वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल गई है। इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एवरी यूनिट एंड जीरो मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, वो जो जीरो मैट्रिक्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, अधिकतम डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में? अगर ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ये हो गया 3, यहाँ पर 3 रख दो, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 दूना 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके अंदर अधिकतम कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो अलग अलग होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट आए हैं, 6 आए हैं। अब देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, 3 हो गए, 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 और 8 हो गया 6। तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। अगर वो 3 क्रॉस 3 का, अगर 2 क्रॉस 2 का हो जाए तो, 2 क्रॉस 2 का हो जाए तो आप यहाँ पर रख दो n की वैल्यू 2, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स निकाल सकते हो इस फार्मूले की हेल्प से। n क्या है, n गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है और आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक।
मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया जाए, उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया और आपको मिल जाए -a, मैट्रिक्स वही मिले लेकिन आगे का साइन चेंज हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, मतलब परिवर्त निकालता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्ति बना दूंगा। तो बना दीजिए, इसको आप स्तंभ बनाएंगे 0 1 2 लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे -1 0 3, इसको आप लिखेंगे -2 -3 0, ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखिए, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें से आप माइनस कॉमन कर रहे हैं, अगर आप माइनस कॉमन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर +3 हो गया, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका A' है, ये जो आपकी मैट्रिक्स आई है ये क्या है? A है, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाए जिसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं, आपको वही मैट्रिक्स मिले लेकिन आगे का साइन नेगेटिव हो जाए, यानी -a मिल जाए। सिमेट्रिक में क्या था? A' बराबर a था, इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा? A' बराबर -a आ जाए, ठीक। अगर आगे का साइन माइनस आ जाता है तो आप बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास पहचान क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास पहचान ये होती है कि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए और आपको पहचानना हो कि बताइए ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप तुरंत पहला काम ये कीजिएगा, देखिएगा कि क्या उस मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं। अगर उस मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक। अगर एलिमेंट 0 नहीं है डायगोनल के, तो किसी कंडीशन में वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। इतनी बात आपको समझनी है। अब एक छोटी सी बात समझनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया, मान लो कि मुझे मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया गया, इसका मैं पहले निकाल लेता हूँ A'। मैंने क्या निकाल लिया? इसका A' निकाल लिया, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 आ गया, ठीक। आई बात समझ में? अगर मैं क्या करूँगा, मैं अगर A + A' निकालूंगा, A + A' निकालूंगा तो ये मैट्रिक्स आएगा सिमेट्रिक। क्या मिलने वाला है मुझे? सिमेट्रिक मिलने वाला है। और अगर मैं A - A' निकालूंगा तो ये मुझे मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर आप जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। और अगर आप घटाते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। आप इन दोनों को जोड़ के चेक कर लो। चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा A + A', ठीक। क्या आएगा भाई? इसको जोड़ना है तो 1 में 1 को ऐड किया 2 आ गया, 2 में 3 को ऐड किया 5 आ गया, 5 आ गया, 3 में 2 को ऐड किया 5 आ गया और 4 में 4 को ऐड किया 8 आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है इसको आप एक नया मैट्रिक्स मान लो B। क्या मान लो? B। अब इस B का आप क्या निकालो? ट्रांसपोज निकालो। तो B का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो B' आएगा। इसका आप देख लो 2 5 5 8। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं अंतर है। मतलब ये हुआ कि B' = क्या आ गया? B आ गया। मतलब ये है कि जब आपने मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जोड़ा तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिला। उसका जब आपने ट्रांसपोज लिया तो आपने देखा कि वापस वही मैट्रिक्स आपको मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि A + A' जो होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ऐसे आप A - A' निकालोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और, आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखता हूँ, मैट्रिक्स A को मैं लिख सकता हूँ A + A' / 2 और A - A' / 2। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A + A' और A - A', ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। तो किसी मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक और उसके सिमेट्रिक के फॉर्म में जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। आपने वैसे भी निकाला A + A' क्या है? सिमेट्रिक आया है। A - A' क्या है? इसको सिमेट्रिक आया। आप जब जोड़ोगे इनको तो A' से A'
कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस ए माइनस कट जाएगा और ए क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा और 2a से 2 में डिवाइड करोगे वापस आपको a मिल जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स a को आप इस तरह से लिख सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी सिमेट्री की, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टाइप की। तो अगला टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। दूसरी बात, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 2 4, ये मैट्रिक्स मैंने लिया। आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, क्या आएगा, 4 - 4 इक्वल टू कितना, 0। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स होती है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। अगला है आपका नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर में उल्टा हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, किसी मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला, वो 0 ना आए तो मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जांपल करके आप देख सकते हो, मैंने लिखा 1 2 3 4, वैल्यू निकाल लो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे 4 - 6 इक्वल टू -2 आएगा। ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिया, उसका आपने स्क्वायर कर दिया, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो कहते हैं कि वो जो गिवन मैट्रिक्स है ना, वो क्या है, वो आइडेम्पोटेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया, क्या, 1 0 0 0। आप जब इसका ए स्क्वायर निकालोगे ना तो वापस आपको यही मिलेगा 1 0 0 0। मतलब क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपका क्या है, आइडेम्पोटेंट है। अगर किसी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर निकालो, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप कह दोगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए, आपने इसका स्क्वायर निकाला, इसका क्यूब निकाला, इसका पावर 4 निकाला, है ना, बार बार आप निकालते जा रहे हो और क्या देख रहे हो कि 0 आ रहा है। क्या देख रहे हो आप कि 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, p जो है आपका नेचुरल नंबर है। मतलब p की वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 डैश डैश, और इसी p को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। इस p को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है, उसका आपने स्क्वायर निकाला और आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स से आपने क्यूब निकाला है, ए क्यूब, 0 आ गया, तो उसको आप बोलोगे क्या, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। तो किसी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 0 आता है तो मैट्रिक्स कहलाएगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसका जो पावर होगा, ये 2 जो है, इस 2 को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या कहता है? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद अगर वापस आपको क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ए की वैल्यू आप ले लीजिए 1 0 0 1, ठीक है ना। इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। तो निकाल लेता हूँ, 1 0 0 1 लिख दिया, फिर इंटू लगा दिया, फिर क्या लिख दिया, 1 0 0 1, ठीक है ना। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 0 का 0 हो गया, फिर 0 आएगा, फिर इसका करोगे 0 आएगा, इसका 1 आएगा, और यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, बात ध्यान में रखनी है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स है,
तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर कोई दी गई है तो इन्वॉल्यूटरी होगी, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करते हो और आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप बोलोगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। हमेशा ध्यान रखिएगा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स होती है ना वो अपने इन्वर्स के बराबर होती है। कोई मैट्रिक्स अगर दी गई है, कोई मैट्रिक्स अगर दी गई है वो अपने इन्वर्स के अगर बराबर है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। भाई इन्वर्स के बराबर होगी तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक। क्योंकि ए और ए इन्वर्स का जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आई आएगा, ठीक है ना। तो कोई मैट्रिक्स अगर खुद के इन्वर्स के बराबर है तो वो क्या कहलाएगी, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थोगोनल। आर्थोगोनल मैट्रिक्स। आर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर से वही बात, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसका आपने ट्रांसपोज निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या होगी, आर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। इसका आप ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ए डैश क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वही आ जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। जब आप a इंटू ए डैश निकालोगे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1001, और ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए आपको एक शर्त याद रखनी है, जैसे आपने इन्वॉल्यूटरी के लिए याद रखा था कि कोई मैट्रिक्स खुद के इन्वर्स के बराबर होती है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के बराबर होता है। उसमें मैट्रिक्स इन्वर्स के बराबर होती है, इसमें ट्रांसपोज इन्वर्स के बराबर होता है। एवरी यूनिट मैट्रिक्स आर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका हर्मिशियन, या हर्मिटियन भी पढ़ सकते हो आप इसको, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसका आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में बताया था। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 1 है, 1 प्लस 2i है, 1 माइनस 2i है, यहाँ 4 है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स का पहले आप ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेंगे तो ए डैश लेंगे, और ए डैश का मतलब है रो को कॉलम बना दीजिए। तो 1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i एंड 4, ठीक है ना। इसके बाद आप इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा के सामने का साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा, ये हो गया माइनस 2 आयोटा, ये हो गया 4, और इसी को आप क्या बोलते हैं, ए स्टार बोलते हैं। आप देखिए वापस आपको वही मिल गया, ए स्टार इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो आप बोलोगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसके लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो बात ये है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। इसका मतलब यह है कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, वो रियल होंगे। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, डायगोनल यही तो है, यहाँ 1 यहाँ 4 है। तो कोई भी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट रियल होंगे, वास्तविक होंगे। बाकी और इमेजिनरी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये रियल रहेगा, ठीक है ना।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। स्क्यू हर्मिशन की बात करें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था वैसे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की बात करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी जाए उसका आप स्टार निकालो, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो, और आपको माइनस के साथ वही मैट्रिक्स मिल जाए तो आप बोल दोगे गिवन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशन है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 0 -2 + i 2 + i 0, ठीक। एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर लिया। इसका मैं निकालूंगा पहले ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 2 + i, ये हो जाएगा 2 + i, ये हो गया 0। अब इसका निकालूंगा कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ही हम लोग ए स्टार से दिखाते हैं, तो ये हो गया ए स्टार। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो जो आयोटा के सामने का साइन है वो बदल जाएगा, ये हो गया -2 - i, ये हो गया 0, ठीक। आप इसमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस बाहर निकालोगे हो गया 0, ये आएगा -2, ये +i, माइनस कॉमन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 + i, ये हो गया 0। आप देख सकते हैं यही मैट्रिक्स आपने कंसीडर किया था, आपको मिल गया -a। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं वापस आपको -a मिल जाता है, तो आप बोलोगे कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशन है। अगर +a आता, a स्टार = a आता तो हर्मिशन होता, a स्टार = -a आ गया तो स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात आपने और नोटिस किया होगा कि जो आपने मैट्रिक्स कंसीडर किया है स्क्यू हर्मिशन जिसको आपने बोला है उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं। थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 हों, उसके विकर्ण के अवयव जो हैं वो 0 होने चाहिए, तो इसमें भी क्या है 0 है। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं या इमेजनरी हैं, या तो सब के सब 0 होंगे या तो सब के सब क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, मतलब आयोटा में लिखे जाएं, तो आप बोलोगे कि वो मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। फिर से बोल दूं, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट या तो सब 0 हो या तो प्योरली इमेजनरी हो, सब में क्या हो, आयोटा हो, तो आप बोल दोगे कि वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, और ये लास्ट मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। कोई मैट्रिक्स आपको ए दी गई है, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया और आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर आप ए स्टार का मल्टीप्लाई करते हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आई? आपने जैसे इनवॉल्यूटरी में क्या किया था, ए और ए डैश, इनवॉल्यूटरी में क्या किया था, ए और ए डैश का मल्टीप्लाई किया था तो आपको आई मिला था। तो अगर ए और ए डैश यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा तो उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी, और अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा तो उसको बोलेंगे यूनिटरी, ठीक है। कोई मैट्रिक्स आप कंसीडर करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। जितने भी टाइप मैंने आपको बताए हैं इन सारे टाइप्स को आप ध्यान में रखोगे, एग्ज़ाम में कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, उन लोगों का फ़ायदा हो सके। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।